हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टू 21.0 में आपका स्वागत है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि वो लोग की सड़कें कैसी थीं, नगर का निर्माण कैसे होता था, उसकी क्या विशेषताएं थीं, हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, ये आपको हमने बताया था। और उसके आगे हम ये हड़प्पा का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता हड़प्पा निवासी जल संरक्षण पर विशेष बल देते थे। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा निवासी जो थे वो जल का उपयोग बहुत अच्छे तरीक़ा से करते थे और उसका संरक्षण भी करते थे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा की कमी और भूमिगत जल स्रोतों की कमी थी। कहने का मतलब ये है कि ये लोग वर्षा जल को एकत्र करते थे और जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी वहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी वहाँ जल का बचत करते थे और भूमिगत जल स्रोतों जहाँ पर नहीं था वहाँ पर ये लोग जल संरक्षण भी करते थे। जल संरक्षण के लिए विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया, जिससे वर्षा के समय इन्हें भरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संरक्षित किया जा सके। वही कह रहा है कि जब वर्षा होता था तो ये जल को जमा करके रखते थे और फिर इनका उपयोग करते थे और वर्षा जल को एकत्र करने के लिए लोग जलाशय का भी निर्माण किए थे ताकि जल उसमें आसानी से भरा जा सके। ये जलाशय एक दूसरे से जुड़े होते थे। जल संरक्षण और जल निकासी की यह योजना आज भी प्रासंगिक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मकान कैसा था। तो मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, किंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा जगह है जो राजस्थान में है, यहाँ से कच्ची ईंटों के निर्माण का साक्ष्य मिला है। मकान में ईंटों को चूने गोबर से जोड़ा जाता था। हड़प्पा निवासी भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष बल देते थे, अलंकरण पर नहीं। कहने का मतलब कि अलंकृत ईंट जो होता था उसका प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अलंकृत ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नगर कह रहा है नगरों में पेयजल स्रोतों को नालियों से दूर रखा जाता था। कहने का था कि जहाँ नाली रहता था उसी के थोड़ा आसपास या थोड़ा सा हट करके वहाँ पर पेयजल की सुविधा नहीं होती थी, वहाँ से हट कर दूरी पर। जैसे पेयजल के स्रोत जैसे हो गए कि जलाशय हो गया या कुआं हो गया, तो जहाँ पे नाली बहता था तो उससे थोड़ा दूर होकर कुआं का निर्माण करते थे ये लोग। निवासियों के स्वच्छता पर बल देने का परिचायक है। इसी तरह मकानों का जो द्वार था वो मकानों का जो मुख्य द्वार सड़कों पर नहीं खुलता था ताकि धूल गंदगी नहीं आ सके। कहने का मतलब जो हड़प्पा लोगों का जो मकान था वो जो उसका जो दरवाज़ा रहता था वो घर के सड़क की ओर नहीं खुलता था, वो अंदर की तरफ खुलता था। लेकिन क्योंकि धूल एवं दुर्घटना से बचा जा सके, किंतु लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। जो लोथल कहाँ है, गुजरात में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मतलब यह प्राप्त हुआ है कि वहाँ के जो घर के दरवाजे हैं जो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, तो हमारा आंसर होगा लोथल। ऐसे है सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान होते थे उसका दरवाज़ा सड़क की ओर न खुल के सड़क के पीछे की ओर खुलता था। अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, तो भौगोलिक विस्तार तो ऊपर का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उत्तर, यहाँ पर है पश्चिम, यह है पूर्व और यह है दक्षिण। सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर में है यहाँ पर मांडा, और सिंधु घाटी का पश्चिमी जो क्षेत्र था वो है सुतकांगेडोर, और पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, और दक्षिण में सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र था उसका नाम था दैमाबाद। दैमाबाद। अब यहाँ पर देखिए पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब का जो पश्चिमी था तो वो था कौन? हड़प्पा। पूर्वी में रोपर, वारा और संघोल। राजस्थान कालीबंगन, यह कहाँ? राजस्थान में। सिंध क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो सिंध क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंध में मोहनजोदड़ो, चहुदरो, आमरी और कोटदीजी, ये जो है सिंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मोहनजोदड़ो कौन सा क्षेत्र में? तो सिंध क्षेत्र में। हरियाणा में कौन कौन सा क्षेत्र है? तो हरियाणा में है वनमाली और मिताथल। गुजरात में यहाँ पर दो गए, एक कच्छ और एक है काठियावाड़। तो कच्छ में है देसलपुर, सुरकोतरा, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि से धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। या देसलपुर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और उत्तर प्रदेश में दो स्थल है, आलमगीरपुर और हुलासा। तो ये जो है सो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये दोनों क्षेत्र जो है। अब राजनीतिक संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक संरचना कैसा। तो देखिए राजनीतिक संरचना में एक केंद्रीकृत है, राजनीतिक संरचना रही होगी। केंद्रीकृत मतलब क्या होता है कि मतलब केंद्रीकृत का मतलब है कि से कोई एक शासक के वर्ग में मतलब पूरा, जैसे कि हो गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर तो ऐसे हालांकि वैसा कुछ तो नहीं मिला है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था उस समय। कनिक वर्ग के हाथों में सत्ता रही होगी, कनिक वर्ग के हाथों में सत्ता रही होगी। आर्थिक संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आर्थिक संरचना में जो कृषि बहुत इम्पोर्टेंट था। और कृषि जो था उस समय ये लोग अधिकतर अपना कृषि से ही मतलब गुजारा बसर करते थे। कृषि निर्वाहक मूलक था और अधिशेष फसलें, सिंचाई वर्षाधीन, सिंचाई जो था वर्षाधीन था, मतलब जो बारिश होता था उसी पर। उस समय ये नहीं कि हाँ मोटर पंप ये सब का व्यवस्था नहीं था, तो वर्षा जल को ही ये लोग एकत्रित करके और कृषि करते थे। और कृत्रिमिक साधन की बात करते हैं तो नहर और तालाब यही थे दो। पशुपालन क्यों करते थे? तो कृषि क्षेत्र के लिए, जो कृषि क्षेत्र जैसे कि हम पशुपालन में जैसे कि बैल है तो वो उससे कृषि का काम किया जाता था। और पशुपालन से ये लोग भोज खाद, जैसे गाय है तो उससे दूध हो गया, और भेड़ बकरी सब पालते थे तो उस सब से उसका मतलब जो भोजन है वो प्राप्त होता था। यातायात व परिवहन के साधन भी उपलब्ध होते थे, जैसे बैलगाड़ी हो गए। निर्माण उद्योग के लिए ऊनी वस्त्र या मनोरंजन के लिए लोग लड़ाई भी करवाते थे पशु का मनोरंजन के लिए। अब हम देखते हैं शिल्प उद्योग। तो शिल्प उद्योग जो है सो गैर कृषि कर्म, जैसे कि ईंट निर्माण। शिल्प उद्योग में क्या करते थे? तो ईंट बनाते थे, मृद भांड बनाते थे, वस्त्र उद्योग था, धातु उद्योग हो गया, हाथी दांत सामग्री मतलब हाथी के दांतों से सामग्री बनाना, और आभूषण निर्माण। तो ये शिल्प उद्योग था। आगे देखते हैं व्यापार वाणिज्य कैसा था। तो आयात और निर्यात दोनों होता था। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सो आयात निर्यात दोनों करते थे।
देखिए देशीय और अंतर्देशीय दोनों देशों से होता था। परिवहन के साधन क्या थे, तो परिवहन के दो स्रोत थे। परिवहन के एक था कि स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल मार्ग जैसे बैलगाड़ी है, इक्का गाड़ी है, और जल में नाव जहाज। माप तोल की पद्धति तो विनिमय के साधन वस्तु विनिमय था यहाँ पर। वस्तु विनिमय कहने का मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से विनिमय, मतलब चावल के बदला गेहूँ या कोई अन्य फसल से कोई अन्य फसल को फेर बदल। मुद्रा विनिमय भी था, वस्तु विनिमय मुद्रा विनिमय दोनों था, दो साधन थे विनिमय के। और शहरीकरण देखते हैं, शहरीकरण तो उत्पादन के केंद्र बंदरगाह भी था लोथल में। बंदरगाह, धार्मिक केंद्र, सैन्य छावनी। उसका देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में संगठित कृषि और मधिशेष उत्पादन मौजूद था। विभिन्न फसलों जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास की खेती की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस किस कृषि का ज्ञान था, तो जैसे कि है गेहूं का था, जौ का था, सरसों, चना का था, कपास, चावल या धान की खेती प्रचलित नहीं थी। किंतु रंगपुर एवं लोथल से चावल या धान के भूसी के साक्ष मिले। तो क्वेश्चन पूछता है कि चावल के भूसी के साक्ष कहाँ से मिले हैं, तो ये रंगपुर एवं लोथल दोनों से मिले हैं। नदी घाटी क्षेत्रों से युक्त होने के कारण सिंचाई के साधन मौजूद थे, अतः उत्पादन अधिशेष की स्थिति थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिले अन्नागार इस अधिशेष कृषि को प्रमाणित करते हैं। मतलब ये अब हड़प्पावासी विभिन्न पशुओं का पालन करते थे। हड़प्पावासी किन किन का, हड़प्पावासी जो थे विभिन्न पशुओं का पालन करते थे। ऊँट, बैल, बकरी प्रमुख पशु थे। इन पशुओं का प्रयोग कृषि कार्यों के साथ साथ भोजन एवं यातायात, परिवहन तथा वस्त्रों के निर्माण में किया जाता था। किंतु हड़प्पावासी घोड़े के प्रयोग से युक्त नहीं थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब पशु के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि ऊँट, बैल, बकरी, ये सब के, लेकिन घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक नोट में याद रखिएगा आप लोग कि सूरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिली है। कह रहा है कि घोड़े के प्रयोग से युक्त नहीं थे, मतलब घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है सूरकोटदा, यहाँ से घोड़े की हड्डी का अवशेष मिला है। तो क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े के हड्डी का अवशेष कहाँ से मिला है, तो सूरकोटदा से। और घोड़े के दांत भी मिले हैं। घोड़े के दांत वो कहाँ से मिला है, तो वो राणा घुंडई से मिला है घोड़े का दांत। फिर कहता है इस कृषि अधिवेशन ने गैर कृषि कर्म को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में शिल्प और उद्योगों का विकास हुआ, जैसे ईंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, हाथी दांत सामग्री निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में थे। हड़प्पावासी ईंटों को आग में पकाते थे। आगे देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य जो था, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य विकसित अवस्था में था। अतः आयात और निर्यात देशीय एवं अंतर्देशीय स्तर पर मौजूद था। मतलब ये लोग विदेश से भी व्यापार करते थे। हड़प्पावासी सोना, चांदी, टीन एवं बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। तो हाथी दांत से निर्मित सामग्री, वस्त्र एवं लकड़ी के सामग्री का निर्यात करते थे, मतलब दूसरे देश ये भेजते थे। बैलगाड़ी यातायात का मुख्य साधन था, तो समुद्री यातायात के लिए नाव एवं जहाज़ों का उपयोग होता था। इस काल में लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो वो लोथल है। और यहीं से वो लोग मतलब विदेशी व्यापार करते थे। यही बंदरगाह से आयात और निर्यात करते थे, यही लोथल से।
लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब वही हो गया वस्तु से फेरबदल। वस्तुतः जो मुहरें मिली हैं उनका प्रयोग लेन देन में नहीं बल्कि सामग्री के ऊपर सील या पहचान अंकित करने के लिए होता था। और आगे देखते हैं तो हड़प्पावासी माप तौल में एक स्पष्टता रखते थे। लोथल से हाथी दांत की स्केल प्राप्त हुई है। तो साथ ही मोहनजोदड़ो से एक तराजू का साक्ष्य मिला है। तो तराजू का साक्ष्य कहाँ से, किस आधार पर कह सकते हैं कि लोग नाप तोल जानते थे? तो यहाँ पर साक्ष्य मिला है तराजू का और स्केल का साक्ष्य मिला है। लोथल से स्केल का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदड़ो से तराजू का साक्ष्य, जो एकदम सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे नाप और तौल दोनों से परिचित थे। अब आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का अभिलेखीय प्रमाण भी है। वस्तुतः मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पा वासियों का व्यापार संबंध प्रमाणित होता है। तो जो मेसोपोटामिया के जो सम्राट थे सारगोन, उनके एक अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे, मतलब विदेशों से आयात और निर्यात दोनों, जिसमें कहा गया है दिलमुन, माकन एवं मेलुहा के व्यापारी हमारे यहाँ दिलमुन कहाँ है, बहरीन में है, और माकन कहाँ है तो मकरान की खाड़ी, एवं मेलुहा कहाँ है तो हड़प्पा सभ्यता है, मेलुहा हड़प्पा सभ्यता से। तो ये क्या करते हैं कि मेलुहा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं और इस व्यापार में बहरीन बिचौलिया की भूमिका निभाता है। जो बीच बहरीन जो थी वो बीच में, यहाँ पर बहरीन है और इधर पर मेलुहा और इधर माकन, यहाँ से यहाँ, और ये बीच में बिचौलिया का काम, मतलब यही बिचौलिया का काम करता था कि इससे लिया और फिर इसको दिया, फिर इसका सामान इससे लिया फिर इसको दिया। इस व्यापारिक विकासों ने नगरों के उदय को प्रोत्साहित किया और ये नगर प्रशासनिक केंद्र राजधानी के रूप में नजर आते हैं। जैसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता के दो प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख क्या थे, प्रशासनिक केंद्र थे। इसी तरह लोथल एक बंदरगाही नगर के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ये लोग क्या था, लोथल क्या था, बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विशेषता देखते हैं। तो सामाजिक विशेषता, तो पहले वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक विराम करते हैं, फिर अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें हम लोग वर्ण व्यवस्था देखेंगे, फिर आगे का देखेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रह देते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।